क्लास में भी हम लोग इस बात का संकल्प लेके ही आगे पढ़ेंगे कि आज के बाद इसमें कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, यानी पढ़ने समझने लायक कुछ ना बचे, ऐसा मन में संकल्प लेना चाहिए और तब पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास से और कई क्लासों में लिया है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम, ठीक है। पूरे शरीर में लगभग जो तंत्र है ना, मैं बताया था कि 11 तंत्र होते हैं। कितने तंत्र होते हैं? जैसे एक टीम में जितने प्लेयर होते हैं उतना शरीर में हमारे तंत्र हैं, 11 तंत्र हैं। लेकिन कुछ तंत्रों का महत्व ज़्यादा है, कुछ का महत्व कम है। जैसे कि त्वचा का भी एक तंत्र है, लेकिन उसका महत्व काफ़ी कम है। लेकिन यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो लीवर नहीं, त्वचा, ठीक है, स्किन। तो वैसे ही है, लेकिन सबसे बड़ा यदि पूछ दे इंटरनल में तो लीवर ही होगा, इसका भी अपना एक स्टेक है। सबसे बड़ा ग्लैंड पूछ दे तो भी लीवर होगा, सबसे छोटा ग्लैंड पूछ दे तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बायोलॉजी क्या है, आपके अंदर का चीज़ है, कुछ भी होगा लगा हमारे शरीर के अंदर वैसा है। तो इससे इसमें उत्सुकता बनी रहती है और सब आदमी को इसमें आनंद आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका बहुत सारा भाग है और बहुत सारा प्रक्रिया है, दो चीज़ें है, क्लियर। एक है भाग और एक है प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए यह क्या है, तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन है, यह क्या है, तो इसको लोग कहेगा एसोफेगस, हैं, या इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, ग्रास नली। क्या लिखते हैं? ग्रास नली। एसोफेगस का स्पेलिंग क्या होता है? एसोफेगस। देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्या है, लैटिन वर्ड से जनरेट होता है, तो इसको बोला कुछ जाता है और लिखा कुछ जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ई ओ रहता है ना, यहाँ पर ओ यस ओ, ये टिपिकल चीज़ें हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब यहाँ पर एक अंग होता है सीकम, तो सीकम कितना भी लिखिएगा तो आप CECUM तो नहीं लिखिएगा ना, लेकिन स्पेलिंग वही होता है, CECUM, बाद में जब आएगा तो लिखेंगे। एसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। अब क्या है कि एक ग्रसनी वर्ड भी आ जाएगा, ऑप्शन में दे देगा ग्रसनी, नहीं दे देगा, खाना मुख गुहा से कहाँ जाता है, तो लोग बोलेगा कि एक तो ऑप्शन देगा ग्रास नली, दूसरा देगा ग्रसनी, तो आदमी फेरा पड़ जाएगा, ग्रसनी हो जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे लैरिंग्स, फेरिंग्स और एसोफेगस 3 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। कंसेप्चुअल चीज़ है, बार बार इसमें गलती होती है। तो लैरिंग्स क्या करता है? वॉइस के लिए, आवाज़ के लिए, स्वर ग्रंथ, स्वर का जो है ना, वो एक यहाँ पे बना हुआ है, मुंह और नाक दोनों उसमें मिलता है, वह चीज़ यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। तो यह हो गया लैरिंग्स। क्या हो गया? क्या, ठीक है ना। और एक होता है फेरिंग्स, वो क्या होता है? ग्रसनी। वो बेसिकली ग्रसनी होता है, तो उसमें क्या आता है? हवा, ठीक है ना। तो लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों इससे जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब भोजन से उसका कुछ नहीं लेना है। लेकिन ग्रसनी और ग्रास नली एक जैसा लगता है, तो लोग सोचते हैं उसमें भी भोजन जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भोजन नहीं जाता, पहला चीज़ क्लियर। ग्रास नली में जाएगा, ग्रसनी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहला अंग हो गया ग्रास नली। दूसरा, ये जो मोटा वाला पार्ट दिख रहा है, यह सबसे मेन पार्ट है। यह क्या है? यही है पेट या स्टमक, ठीक है। यह है पेट या स्टमक, ठीक है। अब आगे जाके देखें तो इसका भी कई पार्ट होता है। मोटा पार्ट यहाँ समझ लीजिए, हम लोग यहाँ फोकस करेंगे कि खाना यहाँ घुसे और यहाँ से एक्सक्रीशन से निकल जाए, और इस बीच में जिस अंग को जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए। यहाँ पर ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि सर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के बताइए, चाहे कुछ भी, ठीक है ना। मतलब बेसिक जानना है कि हमारा खाना का पाचन का पूरा प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया में सबसे पहला प्रक्रिया क्या होता है? सबसे पहले इंजेशन। क्या होगा? फर्स्ट प्रक्रिया क्या है? इंजेशन, ठीक है। सेकंड उसके बाद क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब यहाँ घुस गया खाना, तो इसको डालने को कहते हैं इंजेशन। दूसरा प्रक्रिया क्या होता है? डाइजेशन। और तीसरा क्या होगा?
पहले एब्जॉर्प्शन होगा, तो ठीक है एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है एब्जॉर्प्शन। फिर चौथा हो जाएगा एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। और पांचवा फिर हो जाता है डिफिकेशन। क्या कहते हैं, इसी को बहुत जगह लोग बोल देते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन अलग चीज़ है, डिफेक्शन मतलब अलग होना और डिफिकेशन मतलब बाहर निकालना। तो क्या हो जाएगा फिकल, जो फिकल प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मतलब जो मल मूत्र है उसको फिकल, वेस्ट मटेरियल को फिकल बोलते हैं। तो उसी फिकल से ये वर्ड बना है, इसका वर्ड का ओरिजिन कहाँ पर है, फिकल से। तो क्या हो जाएगा डिफिकेशन, ना कि डिफेक्शन, ठीक है ना, यह होता है डिफिकेशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 चीज़ है, यह 5 प्रक्रिया है। और बाकी इधर अंग देख लीजिए। अंग में सबसे पहले मुंह का कैविटी, फिर ग्रास नली, फिर पेट, पेट के बाद 2-3 और अंग है। एक अंग है यहाँ पर अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं अग्न्याशय, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज, सॉरी, ठीक है, हाँ थोड़ा सा ऐसे रहता है, पत्ता की तरह रहता है, ठीक है ना, अग्न्याशय। और यहाँ पर ये तो लीवर सब कुछ जान रहा है, यकृत है, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। तो और ये अमाशय, अग्न्याशय, यकृत, स्टमक, पैंक्रियाज और लीवर। और ये क्या है गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, पित्ताशय, इसको क्या बोलते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। ये जो यहाँ लटका हुआ फुदेना जैसा रहता है, यह बेसिकली स्टोरेज डिवाइस है। इट डजंट मेक और कंस्ट्रक्ट एनीथिंग, इट डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, इट ओनली स्टोर्स द बाइल रिलीज बाय द लीवर। इसीलिए बड़ा आसानी से डॉक्टर काट के हटा देते हैं, जहाँ इसमें प्रॉब्लम आए उसको काट के हटा देते हैं। इसके काट के हटाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि सोर्स ये नहीं है, यह स्टोरेज डिवाइस है। हाँ, तो गैस्ट्रिक, वो भी पित्त का महत्व बहुत आगे है, आगे जाके जब पाचन समझिएगा समझ में आएगा। तो गॉल ब्लैडर, ठीक है, पित्त की थैली वही होता ही है, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो अब आप आगे यहाँ से एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट गॉल ब्लैडर, एक पार्ट अग्न्याशय। अब यहाँ से आपका एंट्री होता है किसमें, मेन स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए कि एक मोटा मोटा हमने बनाया हुआ है और एक ये पतला बना हुआ है, ठीक है। तो ये पतला वाला जो है ना छोटी आंत है, यह है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये जो मोटा वाला है क्या है लार्ज, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसी में और मल्टीपल विभाजन और हो जाएंगे, जो हम आगे बताएंगे तो इसमें बताते ही जाएंगे, ठीक है। और इसी का जो लास्ट पार्ट है यहाँ से, जो थोड़ा सा एक अलग से स्ट्रक्चर के साथ दिख रहा है, यह हो गया रेक्टम। क्या है रेक्टम, रेक्टम हो गया। और यह जो पॉइंट है यह हो गया एनस, ठीक है। तो अब इसमें 2 भाग हमने बोला था कि एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया क्या है, ये सारी प्रक्रिया है, और यह जो है इसके अंग हैं, शरीर के अंग हैं। तो इन्हीं अंगों में ये प्रक्रियाएं भाग लेंगी, किसकी सहायता से, तो डाइजेस्टिव जूस की सहायता से, और कुछ हार्मोन्स की सहायता से, कुछ एसिड की सहायता से, जिसको जूस में ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया की सहायता से। आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग मतलब लाखों की संख्या में इसमें बैक्टीरिया होता है पेट में, लाखों की संख्या में गुड बैक्टीरिया, और कई बहुत सारा इसमें बैड बैक्टीरिया भी आ जाता है गलत तरीके से, तो दिमाग को दही बना देता है, ठीक है। अब ये बड़ा ही सफ़र है, एक सफ़र है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। अब हमारा मेन टारगेट देख लीजिए, हम लोग क्या है ना, टारगेट लेके जब पढ़ते हैं तो फिर उसको जब अचीव होता है तो अच्छा लगता है। टारगेट क्या है, हमारे फूड का सोर्स क्या है, ये बता दिए पहले, इससे समझ में आ जाएगा।
फूड में क्या होता है बेसिकली? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स। सौरभ समझ में आ रहा है? मिनरल्स और वाटर। ठीक है, यही ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर। यही बेसिक चीजें हैं जो कि टूट फूट के हमारे शरीर को। मेन टारगेट क्या है? हमको मिलना चाहिए एनर्जी। यही ना है मेन टारगेट। अब क्या है कि सारा प्रक्रिया इसी के आसपास होता है, इसके ऊपर ही सारी प्रक्रिया होती है। विटामिन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है पाचन का। विटामिन यदि आपने खाया है तो चूंकि पाचन का मेन टारगेट रहता है तोड़ना। जैसे कि कोई पूछे कि भाई साहब आप पाचन पढ़े हैं, तो हाँ, कौन पढ़ाया? तो निमेश शुक्ला। तो ये बताइए कि पाचन होता क्या है? लगे ताकि सर ये तो बताइए नहीं किया। पाचन होता है जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना ताकि उसकी ऊर्जा का उपभोग हो सके। कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना ताकि हम उसको उपभोग कर सकें। तो क्या पाचन का मेन उद्देश्य क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को सिंपल, मतलब मोटा मोटी, ऐसे तो बहुत जाएगा तो और डिटेल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम चूंकि जीएस की क्लास में बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स को क्या बनाना है? सिंपल बनाना है। ठीक है, या सिंपलर बनाना है, जितना सिंपल हो सके। ठीक है, एक बार तोड़ा, देखा काम नहीं हुआ, फिर दोबारा तोड़ दिया, फिर देखा काम नहीं हुआ, तीसरी बार तोड़ दिया। करता है ना प्रोटीन के साथ, क्योंकि सबसे मुश्किल पचाना होता है। किसको यदि पूछ दे सबसे मुश्किल किसको होता है? तो प्रोटीन को। तो इसको 2-3 बार तोड़ना पड़ता है। इसे देखिएगा, कभी पेप्टोन बनेगा, कभी पेप्टाइड बनेगा, कभी एमिनो एसिड बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, तो बहुत हम चाहते हैं एक क्रम में जान जाए। एक बार मुंह में खाना घुसे तो फिर जब निकले तो पच के ही निकले, और नहीं तो डायरिया हो जाएगा। ये भी बताएंगे डायरिया क्यों होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, तो हमारा टारगेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को तोड़ना, सिंपल बनाना। और इन सब, तो मिनरल का पूछे तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है क्योंकि इसके कण छोटे होते हैं। विटामिन के कण भी छोटे होते हैं, और वाटर भी डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन का चीज़ है। तो ये तीनों में है नहीं, बच गया यही 3। सारा कहानी इसी 3 का है। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ से जो खाना घुसा, इस जगह पर बेसिकली 3-4 चीज़ें मिल जाती हैं उसको। लोग जानते हैं कि एक मिलता है टाइलिन, यही ना। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि एक चीज़ मिलता है, क्या नाम है उसका? टाइलिन। ठीक है ना, टाइलिन एक मिल जाता है। टाइलिन के साथ और क्या मिलता है? एमाइलेज यानी मिलता है, मल्टेज ना, यहाँ मल्टेज। ठीक है, जो मल्टोज बना देता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक ठो लाइसोजाइम मिलता है। क्या मिलता है? एक एंजाइम मिलता है, क्या नाम है उसका? लाइसोजाइम। या कम लोग जानते हैं लाइसोजाइम। और एक और कुछ होता है इसमें, एक प्रोडक्ट और इसमें पाया जाता है कि ये बेसिकली इतना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये लार ग्रंथि, यहाँ पे क्या है? इसी जगह पे सेलेवरी ग्लैंड्स होता है, जहाँ से लार ग्रंथि, सेलेवरी ग्लैंड्स, जहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन होता है, तो इसी जगह पर रहेगा ऊपर में डॉट डॉट टाइप का। ठीक है, तो लार ग्रंथि या सेलेवरी ग्लैंड, ग्लैंड। ठीक है ना। तो यहाँ से लार निकल गया, लाइसोजाइम निकल गया, टाइलिन निकल गया और मल्टेज निकल गया। तो करता क्या है कि ये लाइसोजाइम, जैसे मान लीजिए आप जैसे तैसे खा लिए तो कुछ बैक्टीरिया चला गया अंदर, गड़बड़, तो लाइसोजाइम पहले उसको लपेट लेता है अपने आप में। देखिएगा कि कोई आदमी गंदा हाथ से कोई काम ही कर रहा है और अचानक खाना खाने लगा, तो उसको वो बोलता है कि भाई आदमी का क्या भरोसा है। तो एक व्यवस्था दे दिए भगवान जी कि अपना ही रहे। छोटा बच्चा सबको देखिएगा मुंह में बार बार डालते रहता है, तो यदि व्यवस्था नहीं रहेगा तो हमेशा बैक्टीरिया डाल डाल के ख़त्म हो जाएगा। उसका वीक भी रहता है, जो उसका सिस्टम है उतना मजबूत तो रहता नहीं। और ये जो टाइलिन है ये क्या करता है? टाइलिन बताओ क्या करता है? किस चीज़ को? ये स्टार्च पे काम करता है।
ठीक है। तो मुंह में यदि प्रारंभ होता है किसी चीज़ का पचाने का, तो पूछा जाए किसका, तो स्टार्च का। स्टार्च क्या है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। चोकर वगैरह होता है ना, मंड जिसको बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड होता है वो, तो वो भी उसी का एक पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो स्टार्च का, चोकर का, मंड का, कोई भी शब्द ले उसका पाचन शुरू करता है कौन, टाइलिन, ठीक है। अभी करता क्या है कि इस सारा चीज़ मिल गया, कुछ लार घुल गया उसमें, कुछ टाइलिन उसको कुछ तोड़ दिया, माल्टेज जो है थोड़ा सा उसको कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज भी तोड़ देता है। तो ये सारा जब एक बन गया तो ये बन जाता है खाना। देखिएगा ना, खाना एक गोल जैसा बन जाएगा। जैसे जो आप खाना खाते हैं वो क्या होता है, गोल गोल हो जाता है। ये एक चित्र है और इसी चित्र का अगला स्टेप ये है। समझाया? अभी ये मुंह से जा रहा है खाना, ठीक है, इसी तरह से है। यहाँ क्या होगा कि खाना को जैसे इस जगह से आया तो यहाँ पर उसको गोल बना देगा मुँह में, यहाँ पे गोल बन जाएगा। अभी गोल जब बन गया तो यहाँ आया, एक ही खाना है, 4 रूप है उसका। तो यहाँ क्या करेगा कि इसको यहाँ पर दबाएगा, तो दबाएगा तो टक से इधर निकल जाएगा, फिर इधर पहुँचेगा, तो फिर यहाँ से दबाएगा और फिर यहाँ दबाएगा तो इसको ठेलते ठेलते यहाँ ले जाएगा और आगे से बंद किया रहेगा। मतलब कैसे हम लोग कोई चीज़ को यहाँ से दबाएंगे तो आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ दबाएंगे आगे बढ़ेगा, एक तरफ ब्लॉक रहेगा, एक तरफ दबाते रहेगा। तो इसीलिए जब हम लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे नली है, यहाँ से खाना आया तो खट से यहाँ गिरेगा, तो 100 साल जिंदा रहना है ना, तो 5 साल में यहाँ छेद हो जाएगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, तो वही उसी प्रक्रिया को कहते हैं, क्या मूवमेंट कहते हैं, पेरिस PERISTAL। इसको यहाँ पे आइसिस कर दीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। पेरिस्टलाइसिस यानी यह मूवमेंट का नाम है। आकुंचन प्रकुंचन मूवमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये एक एक्सपेंशन होता है, यानी कि एक बार दबेगा एक जगह तो एक जगह फूल जाएगा, फिर अगला जगह दबेगा तो फूल, ऐसे करके खाना आगे बढ़ता है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखने में लग रहा है कि सामान्य, मतलब ये ऐसा मूवमेंट है कि आदमी जैसे सर के बल खड़ा है और खाना खा लिया, तब भी खाना ऊपर ही जाएगा, थोड़ा बहुत सरकेगा, लेकिन सोया हुआ आदमी भी इसी मूवमेंट से खाना खा लेता है। खाना को मात्र देते समय सर का एंगल 15 डिग्री होना चाहिए। कितना? 15 डिग्री। 15 डिग्री पे यदि खाना आप दे दिए और खाना आपके ग्रास नली में चला गया, तो यहाँ से वो नहीं गड़बड़ाएगा, यहीं गड़बड़ाएगा। यहीं 3-4 छेद है, यहीं लैरिंग्स है, यहीं फेरिंग्स है, यहीं एसोफेगस है, तो यहाँ पर एक दूसरे में घुस जाता है। एक का ढक्कन बंद, मान लीजिए जिसका थोड़ा सा ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा है, बुजुर्ग हो गया है या फिर कोई स्ट्रोक हो गया, तो उसका ये ढक्कन बंद खुलने का प्रक्रिया स्लो या कमज़ोर हो जाता है। तो इसीलिए इधर से डाले इधर घुस गया, उधर से डाले इधर घुस गया, तो दिक्कत करता है। लेकिन नॉर्मल आदमी में आप देखिएगा कि बहुत कम ऐसा प्रॉब्लम होता है। और वही खाना जब यहाँ डालेंगे इधर घुस गया तो छींक ही होने लगता है। तो इसको कहते हैं एस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एस्पिरेट करना। आदमी एस्पिरेट कर जाता है, जान चल जाएगा। जब मतलब श्वास नली में पानी चल गया तो नहीं मर जाएगा आदमी, वही चीज़। समझ में आ गया? तो इस मूवमेंट को याद रखिए, पेरिस्टलिसिस को याद रखिए, ठीक है। खाना मुंह में गया और जो ये गोल बनता है, इस गोल को क्या कहते हैं? बोलस। BOLUS, बोलस। आप खाना कवर जो खाते हैं ना, हर कवर एक बोलस बन जाता है। इसीलिए देखिए खाना को कहते हैं 32 बार मुंह में घुमाइए, 32 बार घुमाइएगा तो गोल बन जाएगा, गोल बन जाएगा, वही बोलस है। वो बोलस को ठेलने में आसानी रहेगा। हड़बड़ा के खाइएगा तो बोलस बनने में दिक्कत होगा, तो सब यहीं जमा हो जाएगा, गीला हो जाता है। तो उसमें हाँ, चौथा चीज़ वही हम जो भूल रहे थे, गीला बोली तो याद आया, यहाँ म्यूकस भी होता है। क्या होता है? यह इसको चिकना करता है। हाँ, यहाँ जो था ना, यहाँ पर एक चौथा जो तत्व होता है वो होता है म्यूकस, जो उसको बाहर एक शेप दे देता है। देखने में नहीं लगता, लेकिन सारा देखिएगा, कभी आप यदि खाना खाते खाते अचानक कोई कंकड़ पत्थर पड़ गया तो जो निकाल देते हैं, तो निकल के जो आएगा ना, देखिएगा वो राउंडेड लगता है कि मोतीचूर का लड्डू है। और कई बार यदि बहुत बड़ी, हाँ, अब बढ़िया खाना रहेगा ना, तो आदमी उसे कंकड़ निकाल के फिर खा भी जाता है। ठीक है, होता है, हमने देखा।
और वही गड़बड़ लगा फेंको, सब बेकार है, तो खाने में खाना ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो खाना खाते समय लार की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा खाना बना हो तो लार आता है, लेकिन खाना अच्छा नहीं बना हो, प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो, तब भी मुंह में लार आ जाएगा। अब दोनों में से कोई ना हो तो अचार खा लीजिए तो लार आ जाएगा। तो इसलिए प्राचीन भारत में अचार की परंपरा थी कि मुंह में लार आ जाएगा तो खाना में ये म्यूकस मिल जाएगा। वो लोग म्यूकस नहीं बोलता था, लेकिन प्रक्रिया सब जानता था कि माल्टेज, टाइलिन, लाइसोजाइम सब मिल जाएगा, म्यूकस से मिल जाएगा, तो चारों मिला के वो गोला बन जाएगा। वो गोला को ठेल ठाल के पहुंचा देगा यहाँ पर। अब ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ सीधे लीजिए, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता। यदि सवाल आए तो स्पष्ट जवाब दीजिएगा। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं। लेकिन पूछे कि पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, तो मुंह से। यहाँ ध्यान देना है, पाचन की प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पे लपेटा लपेटी शुरू हो गया, स्टार्च का विखंडन शुरू हो गया है, टाइलिन अपना काम कर रहा है, तो प्रक्रिया शुरू होती है। सवाल आएगा तो आंसर होगा मुंह से। लेकिन ग्रास नली में पाचन होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता। अब आ जाइए पेट में, मेन पेट में आइए। ये पेट का 3 भाग होता है। जो हार्ट के नज़दीक होता है वो कार्डियक, फिर कांडिक और फिर पैरोलिक। ये है ना, पैरोलिक स्पिंचर यहाँ रहता होगा इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पित्त रहता है। पैरोलिक जूस नहीं होता, पैरोलिक स्पिंचर होता है। ठीक है ना, धीरे धीरे समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। कहीं अभी तक कोई दिक्कत है? खाना चल चुका है, यहाँ तक गोला उगला गोली बन के पहुँच गया है। हमारा मेन टारगेट क्या है? खाना में से माल निकालना। ठीक है, मेन माल निकालेगा बिलाई। कौन निकालेगा? बिलाई। तो बिलाई तक इंतजार कीजिए, जब तक बिलाई नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला है। बिलाई का पूजा कीजिएगा, सब पूरा हो जाएगा। VILLI, दैट इज बिलाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 भाग हो जाता है खाना। पेट ही है, लेकिन बड़ा पेट है, छोटा पेट हो, 3 भाग हो जाता है। एक भाग को कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। चूँकि पेट का ये वाला पार्ट हार्ट के ज़्यादा नज़दीक है, कार्डियक, तो इसलिए इसको कार्डियक याद रखना आसान भी है, हैं? कार्डियक। और यह भी कार्डिक ही होता है, इसका भी नाम है, क्या नाम है? कार्डिक। कांडिक, कहीं कहीं कांडिक भी करते हैं इसको। ठीक है। और यह है पेलियोरिक। क्या बोलते हैं इसको? पाइलोरिक। पाइलोरिक। ठीक है, ये 3 भाग है। जे शेप का पेट जो है, तो देखने से नहीं लग रहा है, इधर से आया है, और ये जे शेप का पेट होता है। ठीक है, तो इसको इंटरेस्ट से पढ़िएगा, बहुत आनंद का चीज़ है। ठीक है। अब यहाँ पर HCl होता है, मेन जो कांड करता है। कार्डियक वाले पार्ट में HCl होता है। यहाँ यहीं पे ग्लैंड होता है जो रिलीज करता है। तो यह सबसे पहले क्या करता है? HCl छोड़ देता है। HCl का मेन फंक्शन पता है क्या है? वही काम है। यह जो लाइसोजाइम जो यहाँ काम करता है, उसका बचा हुआ काम को HCl कर देता है। और टैक्सीन के वर्क करने के लिए मतलब माहौल तैयार करता है। तो HCl क्या करता है कि जितना बचा खुचा जीवाणु है ना, लोग उसको वहाँ छोड़ते हैं। जो मान लीजिए कोरोना अभी है, तो कोरोना क्यों नाक से फैल रहा है? यही छिपा रहता है। यदि मुंह से जाए, मान लीजिए कोरोना आप पी ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जाएगा और HCl उसको बर्बाद कर देगा। लेकिन वो क्या करता है? वो इसीलिए यहीं रहता है और यहीं से फेफड़ा उफड़ा में घुसने की कोशिश करता है, इधर नहीं जाता वो। तो इसलिए कहा जाता है कि गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीजिएगा तो यहाँ पे छुप के चिपका हुआ है गर्म पानी, अरे चल नीचे, और सब नीचे आएगा। यहाँ HCl उसका इंतजार कर रहा है, समझ गए? तो इसीलिए जैसे ही लगे कि सर्दी खांसी हो रहा है, ओमिक्रॉन मत सुनिए, बस सीधे भाप ले लीजिए। तो भाप लीजिएगा तो पानी पीजिएगा तो मुंह से जाएगा, अब भाप लीजिएगा तो नाक से भी आएगा। तो इधर वाला को ओ तुम लोग यहाँ छुपे हो, चलो तुम भी चलो। इसलिए भाप ज़्यादा कारगर है। जो भी आदमी जिसको प्रॉब्लम हुआ है, शुरुआती दौर में 2-3 दिन भाप ले लिया, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत नहीं। इसीलिए इतना ज़रूरी है ये। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब HCl इसको क्या कर रहा है कि और मतलब फर्दर प्रोसेस के लिए तैयार कर। यहाँ पे 2 एंजाइम पाया जाता है, प्रोमिनेंटली 2 एंजाइम पाया जाता है। बताओ कौन कौन? पेट में 2 एंजाइम पाया जाता है।
एक का नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। और एक का क्या नाम है? पेप्सिन और जो पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। जो प्रोटीन के वर्क करता है। बस यही दो यहाँ पे मेन दो ही है। रेनिन लेकिन इन्फेंट में होता है ना, नहीं मिल्क को डाइजेस्ट करने के तो मिल्क तो हम लोग ही पीते हैं ना, सब में होता है, सब में रहेगा ये। बाद में ये कम हो जाता है, जब एज बढ़ेगा ना तो ये कम निकलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बूढ़ा आदमी को दूध नहीं पीना चाहिए एक एज के बाद। तो रेनिन क्या करता है, या दूध को दही बना देता है। दिमाग का दही नहीं बनाता है, दूध का दही बनाता है, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन बना देता है। यह दो प्रक्रिया याद रखिएगा। पेट में पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन बना देता है, लेकिन प्रोटीन बहुत चिमड़ चीज़ है, अभी पचा नहीं है, हल्का सा टूटा है, पूरा नहीं टूटा है। हमारा मेन टारगेट क्या है, इसको पचा लेना, इसको पचा लेना, और इसको, तो ये बेचारा आसान है, कार्बोहाइड्रेट। इसको हम अंत में क्लियर कर देंगे। ये 2 स्टेप में पच जाएगा, ये एक ही स्टेप में पच जाएगा, और ये 3 स्टेप में पचेगा। कंसेप्चुअली कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये जो खाना ये पूरा जो प्रोटीन और ये है, इसी में हो रहा। सवाल एक बार पूछा था बीपीएससी में कि रेनिन इनमें से किसके पाचन में काम आता है, उसमें दूध दही कुछ नहीं दिया था, उसमें लिखा था कैसीन, दूध में कैसीन प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में, तो दूध दही नहीं दिया, आदमी हवा में लफ्ज, फिर अपना मास्टर को गरियाना शुरू किया, बतेबे नहीं किया। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक। अब ये कैसीन पूछ देगा तो रेनिन क्या कर देगा, उसको दही बनाता। अब होता क्या है कि देखिएगा कि जब कोई आदमी खाना दूध खाया है, उल्टी उल्टी करेगा, तो तुरंत उसको दही टाइप का निकलता है, क्योंकि यहाँ पर आते ही उसका काम तमाम हो जाता है। यहाँ वो अपना रेनिन अपना काम कर दिया था, कुछ HCl उसको फाड़ फूड़ दिया रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वॉमिटिंग में ही है, वॉमिटिंग में वापस आया था। जो कार्डिक वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर ऐसे खांचा बना होता है। पेट में 2 ही जगह खाना बहुत देर तक रहता है, एक यहाँ पर और एक छोटी आंत। छोटी आंत में उसका डाइजेशन चल रहा होता है, और यहाँ भी डाइजेशन की शुरुआती प्रक्रिया है, 3-4 घंटा तक भी यहाँ घूम सकता है, होता रहता है, ठीक है। तो ये जो खांचेदार यहाँ पे स्ट्रक्चर बना होता है कार्डिक में, यह क्या करता है, जैसे मान ली खाना आया तो यहाँ पे कुछ उसको मिलावट और किया गया, इस जगह पे उसको और थोड़ा सा तोड़ दिया जाता है, खांचा से वो टूट जाता है। और वही कुछ नहीं खाइएगा ना, तो ये खांचा पहले से बना हुआ है, तो वही कहता पेट में खोंचा मार रहा है, सही में खोंचा मारता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही खांचेदार है और यही चुभने लगता है, तो पेट में दर्द होता है। तो लोग कहेगा अरे कुछ खाया नहीं है, पेट दर्द कर रहा है। तो कुछ नहीं खाने से जो पेट में दर्द होता है, उसके लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो अमाशय का कार्डिक जिम्मेदार है। और कार्डिक में जो एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर जिम्मेदार है, उसका नाम है रूजी। क्या नाम है? रूजी। इसी स्ट्रक्चर को रूजी कहते हैं। अधिक खा लीजिएगा तो कुछ हो ही सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब एक चीज़ और है, एक और पेट के बारे में और चीज़ जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था, हमारे एक मित्र थे, उनके दिमाग में ये सवाल आया था जब पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, हमारे दोस्त पूछा कि खाना जो है, मतलब मांस खाते हैं तो पच जाता है, जब पेट भी मांस का है तो वो क्यों नहीं पच जाता है ना? मान लीजिए आप बकरा का मांस खा रहे हैं, चाहे बकरी का खा रहे हैं, पता नहीं है, लेकिन पच जा रहा है। उसमें बहुत धंधा है, इसलिए बोले, ऐसा नहीं है। बकरी को बकरा बना के सब बेच रहा है, ठीक है। कारण क्या है? म्यूकोसा। उसका कारण क्या है? म्यूकोसा। ये जो पेट का जो वाल होता है ना, उस पर एक पतला सा लेयर होता है,
पूरे थ्रू आउट द पूरा, उसमें म्यूकोसा होता है। क्या होता है? म्यूकोसा। अब इसका डिटेल चूँकि हम लोग बायोलॉजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइंस जीएस के लिए इतना काफ़ी है कि म्यूकोसा क्या करता है कि वो अभी एसिड है और वो बेस का बना होता है। किसका बना होता है? बेस का, क्षारीय होता है। इसका नेचर क्या होता है? बेस होता है या क्षार होता है। तो व्हेन एसिड मीट्स विथ बेस इट बिकम्स न्यूट्रल, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रल जब कर दिया तो खत्म हो गया कहानी। वैसे ही जब यहाँ पित्ताशय देखिएगा तो पित्ताशय में क्या होता है? बेस होता है। पित्त क्या होता है? इसका पीएच वैल्यू, पित्त का पीएच वैल्यू 8 होता है, तो यह भी बेस होता है। तो इसका मेन काम जो है ना उसी को ही करना है। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा यहाँ पर। तो अब खाना आपका कहाँ घुसने वाला है? हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा देर के लिए पैंक्रियाज का रोल आएगा ना, क्योंकि पैंक्रियाज भले ही बहुत महत्वपूर्ण दिखता नहीं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि थर्ड पार्ट में ऐसे इसको मतलब थोड़ा देर रखने के लिए, होल्डिंग, या रखने का या तोड़ने का, और या शुरू में उसको गूंथने उतने का काम कर। हाँ, उसको अब यहाँ तक जब आ जाएगा, तब यहाँ से जब निकलेगा ना, तो इस खाने को कहेंगे काइम। क्या कहेंगे? काइम। स्पेलिंग इंग्लिश में क्या होगा? CHYME, काइम। तो हम खाना के लिए टुकड़ा टुकड़ा में, यहाँ से बन गया बोलस, यहाँ उसका पूरा कट पे सब हो गया यहाँ पर। उसके बाद वो जब यहाँ से निकला तो यह बन गया काइम। ठीक है, काइम बन गया। अब अग्न्याशय जो यहाँ पर है हमारा, इसमें 3 तरह का एंजाइम निकलेगा। यह एकमात्र ऐसा एरिया है जो प्रोटीन के पचाने के लिए भी एक एंजाइम छोड़ता है, फैट को पचाने के लिए भी एक एंजाइम छोड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए भी एक एंजाइम छोड़ता है। क्या क्या एंजाइम निकलता है इससे? एक तो निकलता है लाइपेज। क्या निकलता है? लाइपेज। दूसरा क्या निकलता है? एमाइलेज। ए से, हाँ सॉरी, एमाइलेज। और टी से ट्रिप्सिन निकलता है, SYN या SIN जो भी हो। ठीक है ना, यानी लेट जाइएगा खा के तो 3 एंजाइम निकल जाएगा। LAT, खा के इसलिए लेट जाना चाहिए थोड़ा देर। क्यों? क्योंकि लाइपेज निकल जाए, एमाइलेज निकल जाए और ट्रिप्सिन निकल जाए। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन पे काम करेगा। एमाइलेज किस पे काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा। और लिपिड पे काम करेगा। लिपिड मतलब वसा को लिपिड कहते हैं। तेल हो, मसाला हो, घी हो, फैट हो, उसको कहते हैं, जाके देखिए डॉक्टर कहता है कि लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, यानी फैट का प्रोफाइल करा लीजिए। कितना तेल आप खाए हैं अभी तक और कितना आगे और खा सकते हैं, इसका जो प्रोफाइल देता है वो है लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, तो लाइपेज वसा का, तो हमारा टारगेट था वसा पचाना। समझ आ रहा है? तो वसा के लिए लाइपेज मिल गया हमको। हमारा टारगेट है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, तो पहले इसके ऊपर टाइलिन और माल्टेज काम कर चुका है, लेकिन हड़बड़ी में खाता है आदमी। इसीलिए खाना जो यहीं पे ढंग से खा लेगा तो उसको इसका जरूरत नहीं पड़ता, यही काम हो जाता है। लेकिन आदमी चबाता है, लिया घोट गया। अब हम ही लोग को आना रहता है कोचिंग, घोट लिए पूरा। तो कहने का मतलब है कि फिर जब आपने दांत का काम आंत पे छोड़ दिया, तो आंत भी जानता है कि भाई रूटीन में तो सब रहता नहीं है, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ भी पहले कीड़ा मारा, यहाँ भी कीड़ा मारा, यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन किए, फिर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज रखे हुए हैं कि आओ भाई, चोकर उकर मान लीजिए जो बच गया, पॉलीसेकेराइड्स अंदर चला आया, तो उन सब के लिए यहाँ पर क्या है? एमाइलेज। और यहाँ जो प्रोटीन को तोड़ के हम बना दिए थे, क्या प्रोटीन से पेप्टोन बन गया था, तो उस प्रोटीन को फिर ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? क्या बना देगा? पेप्टाइड बना देगा। क्या बना देगा? पेप्टाइड। अब यहाँ जो पेप्टून को पेप्टाइड बनाएगा, क्या बनाएगा? पेप्टून को।
बेसिकली काम कर रहा है प्रोटीन पर, लेकिन प्रोटीन के एक टूटे हुए टुकड़े पे काम कर रहा है, उसके और सिंप्लीफाइड वर्जन पे काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है? पेप्टोन को बना दे रहा है पेप्टाइड। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे छूट रहा है, अभी दिमाग में याद बता देते हैं। यहाँ पर जो हमने बताया ना कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, तो इसी जगह पर 3 तरह की ग्रंथि होती है। एक ग्लैंड बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। और एक होता है सबमेडुलर ग्लैंड। तो सबमेंडिबल, तो इस सबमेंडिबल और सबमेंडुलरी के हमारा यूज नहीं है यहाँ पर। पैरोटिड इसलिए कर रहे हैं कि ये जो है ना सिक्रेशन करता है। सांप में इसका सवाल पूछता है कि सांप जो जहर छोड़ता है उस किस ग्लैंड से छोड़ता है? तो पैरोटिड ग्लैंड से। यहाँ 3 ग्लैंड, सब क्या होता है जी? सब मेंडुल, क्या बोलते हैं? उसी को सबलिंगुअल कहते हैं। सबलिंगुअल, सबमेडुलर और पैरोटिड, 3 होता है। तो इन तीनों को याद रखिए, कहीं पूछ दे कि यहाँ पे ये तीनों ग्लैंड होते हैं तो पता चला कि आपको ई ऑप्शन मारना होगा। एक टांग के नीचे होता है, एक नेक के पास। यहाँ पर पैरोटिड क्या होता है? पैरोटिड सबलिंगुअल, क्योंकि ये लैंग्वेज में भी इसका काम आता है। बोलने में जो थूक निकलता है, लार आता है, उसमें भी इसका काम आता है। फ्लो में बोलने के लिए या सबलिंगुअल में कुछ सिक्रेशन होना चाहिए, नहीं तो गला चौक कर जाएगा। ठीक है, और क्या होता है तीसरा? सब मैंडिबल, ये नीचे से निकलता है, सब मैंडिबल। ठीक है, 3 ग्लैंड होता है, 1 ग्लैंड, 2 ग्लैंड, 3, बेसिकली 3 ही है, हाँ? तो यह भाषा में, और यह नीचे जो है जबड़ा के पास रहता है, और यह जो है पैरोटिड, इसी से सांप जहर छोड़ता है। सांप के जहर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सांप का जहर प्रोटीन होता है, इसीलिए सांप के काटने से आदमी मर जाता है, लेकिन सांप को खा लेगा तो नहीं मरेगा। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ये भाषा में काम करता है, बोलने में। और सबमैंडिबल यहाँ पर रहता है जबड़ा में, जो मंडिबल जो सबसे हड्डी है ना वहाँ पर। तो ये यहाँ पे याद आ गया इसलिए बता दिया। ठीक है, तो हमारा काम खाना आ गया, यहाँ गोल हो गया, यहाँ पर बोलस आ गया, और यहाँ पर काइम हो गया। बोलस काइम बन गया, इसको बनाना है काइल। क्या बनाना है? काइल। खाना जब पूरी तरह से पच जाता है तो काइल हो जाता है। हाँ, लास्ट में यहाँ पर आके काइल बनेगा, रेक्टम में। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? बोलस को काइल बनाना है। तो कहता है आपके खाना के हम कायल हैं, मतलब काइल बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में जाके। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया हमारा। अब जो ये पैंक्रियाज जूस है, पैंक्रियाटिक जूस जिसको कहते हैं, ये जो इसी को कई जगह जठर रस और जठर रस है, ये जठर रस पूछेगा तो पेट वाला, रेनिन और ये पेप्सिन। लेकिन पैंक्रियाटिक जूस बोले तो ये वाला, जो तीनों के लिए क्या कर दिया? कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या दिया है बताइए? लाइपेज लिपिड के लिए एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, फैट के लिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए पेप्सिन। वो क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड बना देता है। काम खत्म। अब मामला और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग घुसता है, कहाँ घुसेगा? छोटी आंत में। हाँ, एक आंकड़ा और लिख लीजिए, पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यह यहाँ जैसे पूछेगा आहार नाल कितना बड़ा होता है, तो लोग मार देगा इतना दूर, यहाँ से लेके यहाँ तक। यह ग्रास नली है, आहार नाल नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और उसका स्पेलिंग कई जगह लोग ई से लिख देते हैं, ई नहीं, एलिमेंट्री, एलिमेंटरी, TARY, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं आहार नाल। यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे भाग को, यह है आहार नाल। इसकी लंबाई होती है 32 फीट, 32 से 33 फीट। कितना होता है? 32 फीट। कोई ज़्यादा भूखड़ होता है तो उसका 33 फीट भी होता है, उसी को बाद में काट दिया जाता है। तो उसको भूख लगेगा, थोड़ा सा दीजिएगा 100 ग्राम, उसी में भूख शांत हो जाएगा।
ठीक है। यदि मीटर में पूछ दे तो 9 से 10 मीटर के बीच का होता है। कितना हो जाएगा? 9 से 10 मीटर का। अब इसमें छोटी यात जो होती है और बड़ी यात, आप लोग मत बोलिएगा, जिससे पूछेंगे वही बोले। बड़ी यात कितना मीटर का होता है? 2 मीटर। किलोमीटर में या फीट में? ये बताइए। छोटी यात लगभग 20 फीट का होता है। 7 मीटर लंबा होता है। 6 से 7 मीटर। 7 मीटर। 7 मीटर, 6 से बड़ा होता है, 7 से छोटा होता है। ठीक है। तो छोटी यात बड़ी होती है, ये ध्यान रखिएगा। लंबाई में छोटी यात बड़ी होती है और बड़ी यात छोटी होती है। लेकिन बड़ी यात मोटी होती है, छोटी यात 1.5 इंच का होता है। इंटरनल डायमीटर कितना होता है इसका? 1.5 इंच। यह 1.5 इंच का होता है। ठीक है। और ये 1.5 इंच से ज़्यादा होता है, 2-2.5 इंच का होता है। ठीक है। छोटी 1.5 इंच का होता है। हाँ, उसका डायमीटर और लंबाई लगभग 20 फीट के आसपास होता है। टोटल 32 है। यदि इसका पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, मात्र 25 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 25। ये ग्रास नली, ये 25 cm का होता है बस। एसोफेगस जिसको बोलते हैं। तो समझ गए ये नहीं कि कितना लोग इस, हाँ 1.5 इंच। इसको 6 मीटर करने की 7 मीटर। 7 मीटर छोटी यात 7 मीटर। हाँ 20, 17 के 21, 20 फीट के आसपास, 20-21 फीट होता है। 7 फीट के 7 में। बड़ी यात लगभग 1 से 1.5 के बीच में। 2 मीटर लगभग। और चौड़ाई कितना? चौड़ाई का एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये 2 से 2.5 के बीच का होता है। 2 से 2.5 मोटी होती है, हाँ। ठीक है। अब अंदर आने से पहले इसका हम वर्गीकरण कर देते हैं। पहले करते तो ज़्यादा हो जाता, अब यहाँ पे कर लीजिएगा वर्गीकरण। चलिए शुभम, देखिए ये जो छोटी यात है इसका 3 पार्ट होता है। ठीक है। एक पार्ट अभी बताएंगे, खाना जब घुसाएंगे उसी में बताएंगे। ठीक है। तो ये जो पार्ट घुसेगा इसमें, तो ये पहले वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम। क्या बोल, जो तो हम बना दिए सिंपल ना, हम केवल बता रहे हैं दूरी पर। जैसे इधर सबसे नीचे से लीजिएगा तो सबसे नीचे क्या होता है? इलियम। लेकिन ऊपर से लीजिएगा क्या होगा? पहला पार्ट ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम। और यह जो तीसरा है वह है इलियम। क्या होता है स्पेलिंग? ठीक है, इलियम। अब यहाँ ध्यान केवल देना है कि इसमें कोई पाचन उतना विशेष तौर पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई सिक्रेशन एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ होगा। यहाँ खाना को थोड़ा सा फैलने का जगह दिया जाता है, थोड़ा सा फैलता है। ठीक है। और कुछ जूस और कुछ हार्मोन यहाँ पर इसका मदद करता है। ठीक है। यहाँ पर भी कुछ विशेष पाचन नहीं होता है जेजुनम में। यहाँ भी खाना को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा उसको हीलिंग टाइप कर दिया जाता है। मेन यहाँ पे फिर इलियम में जाके खाना का फाइनल अवशोषण होता है। क्या होता है? यहाँ पे 2 चीज़ होता है, एक होता है उसका पाचन भी और दूसरा होता है अवशोषण। तो पूछे कि किस आंत में अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो यहाँ डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। ठीक है। यहाँ पर चूंकि देखिए हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है यहाँ भी पचा है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ भी पचा है। यहाँ पर माल्टेज टाइलिन है और यहाँ पर एमाइलेज है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम यहाँ तक हो चुका है, तो वो अपना शेप पकड़ रहा है और उसका अवशोषण के लिए वो तैयार हो रहा है। लेकिन प्रोटीन भाई साहब अभी भी पेप्टाइड के फॉर्म में है, जो कि अभी ऑब्जर्वेबल नहीं है, मतलब एब्जॉर्ब इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करता है, यहाँ पे एक नया चीज सिक्रीट होता है, उसका नाम है इरेप्सिन। क्या नाम है? इरेप्सिन। नहीं, छोटी में, छोटी के तीसरे पार्ट में, यानी इलियम वाले पार्ट में। क्या नाम है उसका?
इरेप्सिन वहाँ पर आता है, और इरेप्सिन वैसे आने के लिए तो इधर से ही आएगा, रिलीज इधर से ही हो रहा है, लेकिन इरेप्सिन यहाँ पर आता है, इलियम वाले में उसका काम शुरू होता है, और यह क्या करता है, इसी पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। किसे बदलता है? एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक समस्या है, जब खाना यहाँ से चलता है तो ये लीवर बोलता है कि भाई तुम लोग सब काम कर लिया, हमसे कुछ पूछे ही नहीं, हमारा कोई यूज नहीं हुआ। तो यहाँ जैसे खाना घुसता है तो यहाँ भी मेन समस्या है कि हमारी छोटी आंत भी किसी अम्लीय खाना को नहीं पचा सकती है, किसी भी एसिडिक चीज को नहीं पचा सकती। तो बोला कि भाई तुम तो यहाँ HCl मिला दिए हो इसमें, तो अम्ल मिल गया ना। अब HCl यदि यहीं पहुंच जाएगा तो ये कहाँ से इसको पचाएगा? बोला कि HCl तो है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ उपाय करते हैं इसका। तो लीवर के पास ही लोग गुहार लगाता है, तो लीवर बोलता है ठीक है हम बना देते हैं, तो वो पित्त का रस छोड़ता है, ठीक है ना, बाइल जूस, बाइल जूस छोड़ता है, जो गॉल ब्लैडर बोला कि नहीं तो पहले भी आप छोड़ते तो हम रखे हुए हैं, हमारे पास संचित है, तो बोला ठीक है भेजो, तो ये इसमें मिला देता है। एसिडिक भोजन को फिर से लपेट दिया जाता है क्षार के साथ, क्योंकि जो ये पित्त होता है इसका वैल्यू 8 होता है, पीएच स्केल पे इसका वैल्यू कितना होता है पित्त का? 8। तो सवाल यहाँ पूछता है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि एंजाइम नहीं है फिर भी खाने के पचाने में मदद करता है, तो वो है बाइल जूस। पित्त 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 खाना पचाने में मदद करता है लेकिन वह एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा ये क्या करता है कि जब ये आया ही है तो केवल बेस को क्यों खराब कर, उसके अलावा भी एक काम कर देते हैं हम लोग। क्या काम करोगे भाई? बोला कि जितना फैट है उसका इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन, सामान्य भाषा में समझिए कि फैट को और डाइजेस्ट कर देता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो क्या करता है ये दो काम? कौन करता है? पित्त। पित्त जो है, बोलो, हाँ, ये दो काम करता है। एक तो क्षार बना दिया उसको, ठीक है, यानी कि बेस उसमें ऐड कर दिया क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 8 है, और दूसरा इमल्सिफिकेशन कर देता है फैट के लिए, फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। टूटा हुआ तो है ही, उसको और मतलब इमल्सिफिकेशन कर देता है, उसमें पित्त लगा के पूरा उसको गोल घाल बना देता है। अब फैट इधर का भी काम, फैट का काम 2 बार हो गया, कार्बोहाइड्रेट का काम भी 3 बार हो गया, और प्रोटीन का काम भी 3 बार हो गया। सब पचने का कगार में पहुंचा हुआ है। अब ये करते करते यहाँ तो अब फैल बिखर गया थोड़ा बहुत अपना, और हर जगह इसमें बहुत सारा लगा रहता है टेंटिकल टाइप का, इस सब में लगा रहता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में लगा रहता है? इसमें, इस वाले में, इलियम में। ऐसे ऐसे करके तंतु बना रहता है, इसी तंतु को कहते हैं विलाई, VILLI, विलाई। ऐसे ऐसे करके लगा रहता है। अब जितना खाना जा रहा है ना उसको ऐसे ऐसे वो छूते रहेगा, और जैसे छुएगा तो सक कर लेगा, ठीक है। उसके चारों तरफ ब्लड कैप, हाँ, उसको सक करता है, सक करके जो भी उसमें जो उसमें से जो चीज़ चाहिए वो अपने टान लिया, वो ब्लड के थ्रू भेज दिया, ठीक है। तो ये जो सक कर लिया, अब इसके कुछ बचा ही नहीं है, अब बच गया अवशेष टाइप का चीज़। लेकिन अभी सरफेस है, हाँ, यहाँ एरिया बढ़ा देता है, ये सब यहाँ भी एरिया बढ़ा रहता है ना, ये एरिया बढ़ाता है तो यहाँ एब्जॉर्प्शन क्या फैल के आता है। भैया हमसे भी ले लो, हमसे भी ले लो, हम भी, अब सब टूट टाट के एकदम, मतलब ऐसे देखने, यदि देखिएगा कभी कैमरे से, हम लोग तो देखे हुए हैं, तो देखने लायक नहीं रहता है, लेकिन उसमें से यूज निकल जाता है काम का चीज़, ठीक है ना। विलाई बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी आप जितना चीज़ का हम लोग को अवशोषण करना था उसमें एक चीज़ का काम अभी नहीं हुआ, वाटर। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, देखिए टारगेट पूरा हो गया ना, इसका भी हो गया, विटामिन का अपने आप हो जाता है, लेकिन वाटर मिनरल इधर सब सोख, लेकिन वाटर को ये लोग पूरा नहीं सोख पाता। वाटर के लिए भाई साहब है बड़ी आंत, पानी जो है बड़ी आंत में ही अवशोषित होता है। तो ये पूछे कि पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये पूरा माल जो लाया है ये
ये ला के यहाँ दे दिया। अब ये कितना शरीर शानदार स्ट्रक्चर है कि या खुद ही 30 मीटर घुमा के निकल रहा है, लेकिन आदमी 2 घंटा में निकाल दे रहा है। खाना खाया 2 घंटा में पचाव के बोला फिर लाइए, और 30 मीटर घुमा दे रहा है उतने देर, 30 फीट यानी 10 मीटर। इसी मूवमेंट को जो गट, इसकी पूरे स्ट्रक्चर को गट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गट, GUT, गट। और गट मूवमेंट जो आकुंचन प्रकुंचन जो होता है ना, पेरिस्टालिसिस जो होता है, इसी को गट मूवमेंट बोलते हैं। और इससे ये इसको निचोड़ के यहाँ लाया। अब देखिए ये नीचे का पार्ट है, मान लीजिए यहाँ पर बड़ी आंत शुरू होती है, इस जगह पर बड़ी आंत शुरू हुआ। अब बड़ी आंत का जो ये शुरुआती पार्ट है, इसको कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? CECUM। क्या कहते हैं? CECUM, सीकम। हिंदी में आप लोग दंत से लिख दीजिए सीकम। शब्द पे मत जाइएगा, बायोलॉजी में शब्द में बहुत सारा दिक्कत है, लेकिन उसका भाव समझिएगा। सीकम। अब सीकम यहाँ पर है, इसी जगह पे एक टेटुआ जैसा थोड़ा सा जगह होता है, ये होता है अपेंडिक्स। क्योंकि पहले आदमी घास पत्ता वो खाता था, तो यह सेलुलोज को पचाने के लिए काम करता था। हाँ, घास उसको पचाने का काम करता था। जैसे जैसे मनुष्य घास खाना छोड़ दिया, तो यह अवशेषी अंग हो गया, रेजिडुअल वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। कभी कभी किसी किसी में जागृत हो जाता है, इतना दर्द करता है कि कटवाना पड़ता है, अदरवाइज ये पड़ा रहता है। दर्द न करे तो कोई बात नहीं। और कभी कभी पक जाता है, पक के यदि फट जाएगा तो क्या होगा कि इधर का सारा आइटम इधर निकलने लगेगा, और आदमी बहुत असह्य पीड़ा, बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती है। कोई यहाँ पे मार दे तो दिक्कत होता है। तो यहाँ से खाना पहुँच गया, यहाँ पर 2 पार्ट यहाँ है, सीकम और अपेंडिक्स। अब ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये इधर आ रहा है, और ये इधर। ये 4 भाग और पढ़ लीजिए, शुरू में लिखा थे तो आपको बोझिल हो जाता। वैसे भी खाना पचने के बाद एक अच्छा सवाल आ गया, तब कहा जाता है खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? सवाल आता ना एक, खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? फोन आता है इसलिए। खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारे शरीर के पास जो संरचना उपलब्ध है, वो संरचना में सबसे बड़ा चीज़ क्या है? ब्लड। हम जो मैसेज भेजते हैं वो या तो किसी ब्लड से भेजते हैं, या किसी हार्मोन से भेजते हैं, या किसी फ्लूइड से भेजते हैं। तो जैसे ही पेट में, अब यहाँ तो इतना घर पे जा गया कि समझ में नहीं आ रहा कि पेट है कहाँ, लेकिन जो ये पेट है, तो यहाँ पर जैसे ही माल आएगा ना, तो पूरा मैसेज चला जाता है कि भाई काम आ गया है, काम आ गया है। जितना लेबर है अंदर में, सब छेनी है थोड़ी लेकर दौड़ जाता है। ठीक है, तो इसको भेजने दौड़ाने के लिए सब जो वाहक का काम करता है वो है ब्लड, दैट मीन्स एनर्जी। तो कहीं ना कहीं एनर्जी पॉकेट्स चाहिए, कहीं ना कहीं ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ब्रेन के पास जो मतलब कि सबसे अधिक तो यही यूज करता है। खून सबसे अधिक बहता है किडनी से, हो के कहाँ से बहता है? तो किडनी से। लेकिन कंज्यूम पूछे तो सबसे अधिक ब्रेन करता है। तो ब्रेन को बोलता है भाई साहब थोड़ा उधार दे दो भाई, हमारा इधर काम आया हुआ अभी। तो वो क्या करता है कि अपना सारा लेबर को इधर भेज देता है, यानी उसका एनर्जी, उसका ब्लड यहाँ आ जाता है, तो अभी सुस्त हो जाता है। तो इधर का ऑक्सीजन इधर आ गया, ऑक्सीजन भी कम हो गया, थोड़ा सा सुस्ती आ गया, एनर्जी लेवल कम हो गया, तो आदमी अंगवाने लगता है। किसी भी जो मन मुताबिक जो खा लीजिएगा उसी से हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ दूध पीजिएगा, तुरंत नींद आएगा। क्यों? दूध में प्रोटीन रहता है, प्रोटीन के लिए ज़्यादा लेबर चाहिए, तो इधर से ज़्यादा मांग लेगा, बस इधर से मांगेगा, बस इधर खाली हो जाएगा, सोने लगेगा, इधर अपना काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए लोग सोने से पहले दूध पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो ये बड़ी आंत का यहाँ से यहाँ तक, इस कोना से इस कोना तक जाने का जो पार्ट है, इसको कहते हैं एसेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं? एसेंडिंग कोलोन। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। क्या कहते हैं? तो 4 पार्ट हो गया इसमें। जैसे यहाँ पर है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसका है एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड हम लोग खाली हॉस्पिटल जाते थे पढ़ गए। अब बताएंगे और एक बात आपको। देखिए ये पूरा मतलब आंत, बड़ी आंत को कहते हैं कोलोन, SIGMOID। ठीक है,
अब कोलोन जो है 3 है, एक हो गया एसेंडिंग, फिर हो गया डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्सल, डिसेंडिंग ट्रांसवर्स, और असेंडिंग ट्रांसवर्स जो बीच वाला है, ठीक है ना, और सिग्मोइड। 4 हो गया। इसके बाद ये लास्ट वाले पार्ट को कहते हैं रेक्टम और इसको कहते हैं एनस। ये तो क्लियर है ये, ठीक है। ये सब कोलोन है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पानी का अवशोषण होता है, एक ही काम होता है, क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। कहाँ, यहाँ सीकम, रेक्टम, वो तो बता दो, सिग्मोइड कोलोन। अब देखिएगा कि आदमी का ये जो जैसे कि अलर बलर खाएगा, ऐसा चीज़ का, ऐसा मछली खा लेगा ना कि पूरा कांटा यहीं फंस जाएगा, थोड़ा थोड़ा कांटा घुस गया, छेद छाद कर दिया इधर बहुत सारा आदमी का, तो घाव हो जाता है। हमेशा आप गैस, इसीलिए कहा जाता है खाने के बाद डेजर्ट खाइए। क्यों? क्योंकि खाना एसिडिक चीज़ में गया, डेजर्ट जो है उसमें हमेशा बेसिक रहता है। दही क्या है, दही आपको लगभग दोनों का मिक्सचर है, मतलब मीठा, इसीलिए खाने के बाद मीठा खाना हमेशा खाना को नॉर्मल कर देता है। दही भी खाने से, मीठा खाने से, मिठाई खाने से, आइसक्रीम खाने से इससे शांति रहती है, थोड़ा सा ये जलता नहीं है, वो जलता कुछ नहीं है, वही जो HCl का डकार आ रहा है ना वही है। जब उल्टी होगा तो सब वही उल्टी देखिएगा, पूरा खट्टा खट्टा लगेगा, तो उतना खट्टा अब खाए कहाँ है, वो तो अंदर का जूस लेकर बाहर आ गया, ठीक है ना। नहीं तो अब इसमें हमारा जो समझाने का मतलब है कि ये जो गैस यहाँ पे घाव हो जाता है, यदि बहुत सारा आप गड़बड़ खाना लगातार बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाते रहिएगा तो यहाँ पे घाव हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हेमोरॉइड्स, क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड्स हो जाता है। तो अब डॉक्टर को तो दिखाई दे नहीं रहा है, यहाँ से छू के पता चलेगा कि कहाँ पे हुआ घाव। तो क्या करता है, एक टॉर्च घुसा देता है अंदर कैमरा लेके, और उसके मुंह पर ही पूरा कटने फटने का, सिलने का सब जुगाड़ लगा रहता है। इसी को कहते हैं इंडोस्कोपी। क्या कहते हैं, अंदर झांकना, कैमरा लाइट एक्शन तीनों हो जाता है उसमें। तो यहाँ से घुसेगा और यहाँ तक, उसका पूरा मैक्सिमम रेंज यहीं तक रहता है। और ये क्या बोलते थे, कौन सा ढक्कन लगा रहा था यहाँ पर, पाइलोरिक स्पिंचर यहाँ लगा रहता है, मतलब यहाँ के बाद एक ढक्कन लगा रहता है कि इधर का माल इधर नहीं है। मान लीजिए आप शीर्षासन कर रहे हैं, सारा खाना बाहर, शीर्षासन करने पर खाना बाहर, तो वो यहाँ पर रहता है, हमको तो यहीं रहता होगा, भले इससे जुड़ा रहता होगा कहीं ना कहीं, पाइलोरिक स्पिंचर, क्योंकि वो खाना को वापस नहीं आने देता है, ठीक है। वोमिटिंग के टाइम में भाई खुल जाता है, वोमिटिंग इसमें खुल जाता है। एपिग्लोटिस भी होता है, एपिग्लोटिस तो यहाँ पर कवरेज होता है लैरिंक्स के ऊपर, यहाँ पर एपिग्लोटिस यहाँ होता है। आप मेन बात समझिए, हम जो समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो आप इंडोस्कोपी में जो कैमरा घुसता है उसका मैक्सिमम रेंज पेट तक है, वो इधर कोलोन नहीं देख सकता है, ना वो छोटी आंत देख सकता है। तो ये ऊपर से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, यहीं तक। जितना बार जमाई ले जाएगा ना उतना तरह का ठेकुआ बना के लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप जैसे ऊपर से इंडोस्कोपी डालेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, यह एक जानने की बात है। आगे के सवाल ऐसे बन सकते हैं। अब क्या है कि किसी का पता चला कि खून आने लगा लेटरिन से, समस्या तो तरह तरह का है ना, तो पाइल्स हो गया। तो पाइल्स में यहीं पर घाव हो जाता है। कहाँ घाव होता है, यहाँ पर, इसके आसपास घाव हो जाएगा, रोक देगा। यहाँ लेटरिन बन के आया, तो ये जो पूरा प्रोसेस, जैसे यहाँ पानी का ऑब्जॉर्प्शन हो गया तो अब कड़ा हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या करता है लीवर यहाँ से भेज देता है कि एक आइटम, बोलता है बिलिरुबिन ले लो, इसमें बिलिरुबिन डाल देता है। म्यूकस रहता ही है, बिलिरुबिन रहता है, और प्लस ये पूरा अवशोषित भोजन रहता है, तो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, दोनों मिल जाता है। और बिलिरुबिन के चलते लेटरिन का रंग पीला हो जाता है। तो पूछे कि लेटरिन का रंग पीला, हाँ यहीं पर हो जाए, यहीं तो लीवर दिया रहता है तो पीला हो जाता है। तो अब क्या है कि आपका पीला के जगह लाल आने लगा, संघात खतरनाक है। तो क्या करता है कि डॉक्टर बोलता है कि भाई इनका जो है, इनको मतलब यहाँ से कैमरा डालने से नहीं पता चलेगा, इनको कोलोनोस्कोपी करना पड़ेगा। कोलोनोस्कोपी, इसको कहते हैं कोलोनोस्कोपी। तो ये जो कोलोन जो है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है
और यहाँ तक जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ से हम कैमरा डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो। तो यह जो 1 से 1.5 मीटर का जो कोलोन है, बड़ी आंत को कोलोन कहते हैं। तो कहीं कहीं जैसे कि पूरे बिहार में कोलोनोस्कोपी जो होगा ना, वो होता ही नहीं। यदि किसी को खून आने लगे तो पूरे बिहार में कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जो पूरे इसमें डाल के कोलोन में देख ले। अभी हो गया तो हम नहीं कह सकते, हम 1 साल पहले तक जानते थे, नहीं है। वो लोग क्या करता है, यहाँ तक डालता है, इस जगह तक, हाँ 2 मीटर, हाँ 2 मीटर के आसपास रहता है वो। 1 मीटर से ज़्यादा रहता है, 2 मीटर से कम रहता है। तो वो लोग सिग्मोइड तक डालता है, सिग्मोइड कोलोन, इसी को कहते हैं सिग्मोइड। यानी कि जो इसका जो डिसेंडिंग के बाद जो पार्ट बच जाता है सिग्मोइड, तो सिग्मोइड इतना बड़ा होता है, सिग्मोइड तक लोग देख लेता है। बोला ना इधर से तो नहीं आ रहा है, वो तो हम लोग ऐसे ही बता देंगे। मान लीजिए जैसे लैट्रिन में यदि ब्लड आएगा तो बहुत नज़दीक से आ रहा है तो फ्रेश ब्लड होगा, और यदि दूर से आएगा तो उसका रंग डार्क होता जाएगा, और बहुत दूर से आएगा तो काला हो जाएगा। ठीक है, किसी बाइल डक्ट के प्रॉब्लम से आ रहा तो हरा भी हो सकता है, कुछ दिक्कत होगा तो उससे कलर देखे। इसलिए स्टूल का जो जहाँ डॉक्टर कलरों देखता है कि भाई कलर से पता चल जाएगा। तो आपको जो 3 चीज़ जानना है, ऊपर से करेंगे तो एंडोस्कोपी, नीचे से कोलोन तक करेंगे तो कोलोनोस्कोपी, और केवल सिग्मोइड का करेंगे यानी उसके आखिरी भाग का करेंगे तो सिग्मोइड कोलोनोस्कोपी। 3 चीज़ हो गया, सिग्मोइडोस्कोपी। अब हुआ कि भाई आंते में छेद हो गया है या उसी में कुछ घाव हो गया है, उसी में प्रॉब्लम है, तब क्या करेगा? तो उसको कहते हैं बैलून इंडोस्कोपी। क्या करता है, एक बैलून में कैमरा लगा के और उसको भेज देता है, और वो बैलून जो है ऐसा मूवमेंट करता है जैसे खाना जाता है ना, जिसे नीचे से निकलेगा, ऊपर से कैप्सूल इंडोस्कोपी, बैलून इंडोस्कोपी। तो उसमें क्या, डबल बैलून, सिंगल बैलून और कैप्सूल, 3 ऑप्शन है। ये सब ज़्यादा नहीं जानना है, मोटा मोटी जान लीजिए कि मुंह में यहाँ से क्या करता है, कैप्सूल डालता है, वो कैप्सूल के अंदर में कैमरा रहता है और उसके बाहर में ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा रहता है, और वो उसके अंदर ही एक लाइट भी लगा रहता है। तो लाइट खट जलता है, बुझता है, जब वो जलेगा तो फोटो खींच लेगा, और वो घूमता रहता है। तो जब जलेगा फोटो खींचेगा तो पूरा 8 घंटा 6 घंटा बाद वो लैट्रिन में उसको छन्नी लगा के बैठाया जाता है मरीज को, और उसके बाद ये जब कैमरा इधर से निकलेगा और उसको बैटरी उटरी ऊपर से ऑपरेट करता है उसको, और जब तो पूरा सब जगह देख लेगा। उसमें भी क्या 8 घंटा 9 घंटा के बाद भी कई बार उसका फ़ोटो आ जाता है कि वो घाव यहीं पर है, तो लोग रोक के तो 8 घंटा उसको फिल्म को देखना पड़ता है, तब जाके वो घाव मिलता है। और घाव जब मिलता है तो उसको वही उसी में लगा रहता है, जो विंडोस्कोप जाता है ना अंदर में, उसके मुंह पर एक रहता है पंक्चर करने वाला, जोड़ने वाला, वहीं जोड़ के वो काट के जोड़ देता है, तो आदमी ठीक हो जाता है। उसी में रहता है। जैसे कि मान लीजिए इंडोस्कोप भी जाता है तो इंडोस्कोप के मुंह पे होता है स्टिचिंग करने का, वो सारा करके जांच करके निकाल देता है। तो आपको मतलब घाव मिलना चाहिए, मिलेगा तो उसको उपाय हो जाएगा। समस्या उन लोगों के साथ है जिनका मिलता नहीं, ठीक है ना, और नहीं पता चले तो आपका सारा ब्लड निकल जाएगा और आपका हीमोग्लोबिन 4% पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो अवशोषण हो रहा है ये बंद हो जाए तो क्या होगा, तो बड़ी आंत में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है तो बड़ी आंत क्या करती है, पानी का अवशोषण बंद कर देती है, और तब आदमी को डायरिया हो जाता है, पतला लैट्रिन होने लगेगा, डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें, और यहाँ जो भोजन पहुँच जाएगा इसको कहते हैं काइल। सारा पचने के बाद रेक्टम में जो आ जाता है पचा हुआ भोजन, अवशिष्ट पदार्थ, उसको हम लोग कहते हैं काइल। तो शुरुआत में जो कहानी शुरू हुई बोलस से, जो अग्न्याशय और अमाशय के बीच में जो बन गया काइम, वो इधर आते आते बन गया काइम, ठीक है। ये 3 चीज़ है, मेन 5 प्रक्रिया है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन। ये डिफिकेशन लैट्रिन के रूप में निकल जाने को डिफिकेशन कहते हैं। इसीलिए देखिएगा कि अभी ODF वर्ड चल रहा है, स्कूलों में ODF चलता है ना, कि ODF हो गया, मतलब लैट्रिन कर रहा सीटी मारना शुरू कर देगा कि तुम उठ के भागो। अब वो लैट्रिन कर दो, आदमी बीच में उठ के कैसे भागेगा, या तो कर तभी ना भागेगा। तो बोला ODF फ्री हो गया, यानी ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी खुले में डिफिकेशन नहीं करेगा। इतना टिपिकल वर्ड दिया है, वो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर को। कभी बोला डिफेक्शन फ्री कर दिए हैं, बोला डिफेक्शन है, डिफिकेशन
फीकल एलिमेंट्स को निकालना, डेसिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को लगता है कि खाना पच के निकल गया, अवशोषित हो गया, तो अब कुछ बचा है? चलिए तो एक बार रिपीट करते हैं, आप लोगों से पूछ लेते हैं उसके। हाँ, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पर। वो हमें इसलिए नहीं बताया कि वो गलती नहीं होता है ना वो सवाल पूछता है, लेकिन वो लोग हर किताब में लिखा जरूर रहता है। जैसे कि सुक्रोज, सुक्रेज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टेज। तो होता क्या है कि ये सब जहाँ पे इरेप्सिन निकला ना इलियम में, वहीं पर 4-5 और एंजाइम रहता है फाइनल टच देने के लिए, छोटी आंत में। तो उस सब का नाम जो होता है ना, उसी को तोड़ता भी है। जैसे कि गैलेक्टेज है तो बना के गैलेक्टोज कर देगा। गैलेक्टेज एंजाइम का नाम है और जो प्रोडक्ट निकलता है उसका क्या नाम है? गैलेक्टोज। ठीक है ना। तो सुक्रेज एंजाइम का नाम है और जो प्रोडक्ट बनाता है उसका नाम है सुक्रोज। ठीक है, तो इसमें जो भी रहेगा, घबराना नहीं है, कुछ भी पांचों आएगा तो वो जो उसका नाम रहेगा उसी में ओ लगा के कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा। 4 होता है, एक इरेप्सिन होता है। एसर रिशिया, इसको इंग्लिश कर लीजिएगा, एसर रिशिया। और कोलाई, मेन याद रखिएगा कोलाई, इसका स्पेलिंग होता है COLI, कोलाई। हाँ हाँ, क्या कहते हैं? एस्केलेशिया कोलाई। ये जो है ना, यह आंत में पाया जाता है। वैसे ऐसा हजारों हजार पाया जाता है, लेकिन यही इकोलाई हो जाता है तो बुखार आता है, जाता है, आता है, जाता है। छोटी आंत में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं उन सबको मिला के एक शब्द कहा जाता है सकस इंट्रीगस। क्या कहते हैं? सकस इंट्रीगस। SUCCUSINTRIGUS। अब देखिएगा जब एसिडिटी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप एसिड खूब खा लिए कचर पचर, और एसिड है भी, तो एसिड भी है और आप खा भी लिए हैं एसिड, तो एसिडिटी हो जाएगा। तो देखिएगा उसको नॉर्मल करने के लिए दवाई दिया जाता है, एंटासिड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक एंटासिड है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे इनो है, वो भी सब इसी तरह से बनता है। तो अब जैसे उसको डालिएगा तो क्या है? वह बेस है और वह एसिड है। तो एसिडिक चीज़ को डालने के लिए तो बेस डालिएगा, न्यूट्रल कर देगा। तो बड़ा आराम लगा भाई, 2 रुपये में काम कर दिया। नहीं, अब तो महंगा हो गया होगा। तो उसको लिखिए, क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फुल फॉर्म? MgOH2। देखिए कोई भी जब OH ग्रुप रहेगा तो बेस होगा, किसी भी बेस में OH ग्रुप होता है। ठीक है, हाँ, 2 हो जाएगा ना, MgOH2। ठीक है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल देंगे। तो इनो वगैरह में बेसिकली बेस होता है, क्षार होता है। ठीक है ना। चलिए, असेंडिंग डिसेंडिंग सब आपको बता ही दिए, काइल प्लस हो ही गया। इसमें एक कंसेप्ट और पकड़ लीजिए, जैसे कि जब यहाँ से खाना यहाँ घुसता है ना, यानी कि अमाशय से खाना जब घुसता है इसमें छोटी आंत में, तो छोटी आंत के पास चाहिए भाई, क्या चाहिए उसको? बेस फॉर्म में चाहिए, एसिडिक चीज़ों को नहीं पचाएगा। तो इस मैसेज को जो चीज़ लीवर तक ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे कि हार्मोन का क्या काम है? टू ट्रांसफ़र द मैसेज। हमारे पास तो बटन होता है, बटन से बोलते हैं। तो मैसेंजर हार्मोन क्या करता है? मैसेंजर का एड्रेनलिन हार्मोन आएगा तो डर आएगा, तो सब मैसेंजर। तो यहाँ पर एक सिक्रेटिन नाम का हार्मोन होता है। क्या नाम होता है? सिक्रेटिन नाम का हार्मोन होता है। तो वो हार्मोन बोलता है इसको कि भाई तुम पित्त का थैली से पित्त भेजो। इसको इग्नाइट करता है, इसको प्रोपेल और कंपेल करता है। ठीक है, ये रहता है छोटी आंत में। यह हार्मोन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और कहता है किससे? लीवर से, कि तुम बाइल का सिक्रेशन करो। तो यह हार्मोन एक मैसेज देता है, सिक्रेटिन। सवाल पूछते हैं जो बताएं उसी में से। भूखे रहने पर क्या दर्द करता है? ये बिना देखे बताना। उसमें क्या रहता है जो चुभता है? रूजी। वही रूजी पूछ रहे हैं। पेट में जो खाना रहता है जब वहाँ से निकलता है तो क्या बन जाता है? काइम। काइल ल बनता है। यहाँ काइम, बोलस। पहले है खाइम, मतलब खाई, तब बनी बोलस। बोलस के बाद काइम, काइम के बाद काइल। ठीक।
ठीक है, चलिए। अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में जो 3 हार्मोन रिलीज होता है, तीनों का नाम बताइए। LAT, ठीक है, ठीक है। पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? पक्का। लाइपेज क्या करता है, किसी को पचाता है? लिपिड को, ठीक है। और तीसरा क्या बचा? माइलेज क्या करता है? पित्त खाना पचाने में सहयोगी होता है या नहीं होता है? इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया में किसका सहयोग रहता है? पित्त। छोटी आंत में कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? हार्मोन नहीं, एंजाइम। इलियम में जेजुनम, अरे वो तो पार्ट है। इरेप्सिन, जो जब सबका नाम इजी है, गैलेक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज, सब उसी तरह रहता है, ठीक है ना। पैरोटीड हम किस लिए बताए थे? ठीक है। जो खाना पचने की प्रक्रिया कितने भाग में होती है पूरी? 5 भाग। बताइए नाम। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन के बाद डेफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। एसिमिलेशन का हिंदी क्या होता है? स्वांगीकरण। बाकी सब तो शब्द से समझ में, न्यूट्रिशन का पार्ट हुआ ना? न्यूट्रिशन का पार्ट है, लास्ट में ही आ जाएगा पांचों। ये प्रोसेस से हमारा खाना जो है मतलब पोषक तत्व बन जाता है, न्यूट्रिएंट बनता है। उसको जब बताएंगे तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे। ये बेसिक चीज़ हो गया। दूध को दही बनाने, अब प्रोटीन को पेप्टोन बनाने के लिए, ठीक है। HCl का क्या काम है? खाना पच जाता है लेकिन पेट क्यों नहीं पचता है? उल्टी खट्टा क्यों लगता है? ठीक है। ड्यूडेनम, इलियम और ये जुजेनम, इसको क्रम से बताइए तो। बड़ी आंत का 4 भाग बताइए। जब किसी का कोलोनोस्कोपी होता है तो उसमें कैमरे का इंसर्शन किस पार्ट से होता है और कितने दूर तक? कोलोन तक, होल कोलोन और सिग्मोइड तक। जनरल जो होता है सिग्मोइड तक ही होता है। नॉर्मली जो बोलते हैं कोलोनोस्कोपी हो रहा है, बेसिकली वो यहीं तक का होता है। क्योंकि यदि हमको पूरे आंत का यदि पता करना है कि अंदर में कहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है? सिंगल बलून एंडोस्कोपी, डबल बलून एंडोस्कोपी और कैप्सूल एंडोस्कोपी, ठीक है। यानी ब्लीडिंग को पता लगाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? इमल्सिफिकेशन, शार्पेस हो गया, काफ़ी है। ग्रसनी, एसोफेगस, लैरिंग्स और फारिंग्स में क्या फ़र्क है? लैरिंग्स जो है आवाज के लिए है, लैरिंग्स कंठ, फेरिंग्स नाक और ये एसोफेगस जो वो पाइप हुआ। हिंदी में एक को ग्रसनी बोलते हैं, इसको ग्रास नहीं तो कभी, ठीक है। पेट का जो बेस है वो किस चीज़ से बना होता है? चलिए अब 2 वर्ड और लिख लीजिए। कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन, सेक्रेटिन।
कोलेसिस्टोकाइनिन ये जो हम बताया था ना अभी, जो पित्त के लिए ये काम करता है, जो पित्त का जो बनाने का हार्मोन होता है ना कि पित्त को भेजो, जो हम अभी बताए ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है बोलता है, ये हार्मोन है जो बोलता है पित्त रिलीज करने के लिए। और सिक्रेटिन जो है ना, यह अमाशय से जो निकलता है उन चीज़ों को सिक्रेट करने के लिए बोलता है। ठीक है। और यहाँ ये बताया इंसुलिन का रिलीज से होता है पेंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेट। तो ये हार्मोन्स है, ये देखिएगा कि पेट में छोटी आंत में ये दोनों हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। और यह सिक्रेशन को उद्वेलित करते हैं। क्या करते हैं? सेक्रेटरी क्या करता है? सिक्रेटिन जो है ना, ये उद्वेलित करता है। अग्नाशय से बोलता है कि एंजाइम छोड़ो। और कोलेसिस्टोकाइनिन पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर से बोलता है कि एंजाइम छोड़ो। बहुत ही टिपिकल चीज़ है। हार्मोन देखिए, हार्मोन और एंजाइम का फर्क समझ रहे हैं ना? हार्मोन ये दोनों हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। यहाँ हम लोग जितना पढ़ रहे हैं सब एंजाइम है, ये दोनों हार्मोन है। हार्मोन इज ए मैसेंजर। कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन ये दोनों हार्मोन है। और एक अग्न्याशय यानी पंक्रियाज को बोलता है कि भाई भेजो, जूस भेजो, रस भेजो, ताकि काम आ गया है, पचाना है। तो भेजता है पेंक्रियाज, काम होता है ड्यूडेनम में, जेजुनम में और इलियम में। वैसे ही भेजता है गॉल ब्लैडर। तो किसके कहने पर? सेक्रेटिन के कहने पर। तो सेक्रेटिन क्या है? एक सिस्टोकाइनिन के कहने पर किससे भेजता है? गॉल ब्लैडर से। और पेंक्रियाज से बोलता है सेक्रेटिन, है ना? जब गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है तो उसको काट के फेंक देते हैं। तो लीवर बोलता है कोई बात नहीं, हम भेजते रहेंगे, ये जमा हो नहीं रहेगा आप। इसीलिए यदि जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, यदि वह नियमबद्ध रूटीन से रहे तो उसको उतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है लीवर को। ये नहीं कि तुरंत खाइएगा तो नहीं, रुक के खाइएगा तो धीरे धीरे लीवर अपना भेज देगा। ठीक है ना? अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नींद क्यों आती है खाने के बाद? जो आंत में खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टलाइसिस। बोलिए आप लोग, नहीं बोलिएगा तो नहीं बोल पाइएगा। आप बोलिए तीनों लोग। हाँ तो वही तो पेरिस, उसी को तो बोलते हैं ना। स्पेलिंग लिखिए उसका, लिखे तो PERISTALISIS, पेरिस्टलाइसिस। ये पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट जो है, अब इसमें सवाल बन जाएगा कि पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट यदि बढ़ गया तो क्या होगा? पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट घट गया तब क्या होगा? तो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट यदि बढ़ गया तो खाना आपका जल्दी नहीं, वो जल्दी खराबी होता है ना, निगेटिविटी को बढ़ाएगा ना। बिना पचे आगे बढ़ जाएगा, तेजी से आगे बढ़ जाएगा, उसको टाइम देना है ना। तो इससे क्या होगा? पतला लैट्रिन यहाँ भी होगा। पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट पड़ने से भी दस्त होता है, डायरिया होता है, जल के अवशोषण के नहीं होने से। तो दो चीज़ आ गया। और यदि कम हो गया तो क्या होगा? लोग बोला कब्जियत हो गया है, गट मूवमेंट स्लो हो गया है। तो जब इसको एवरेज स्पीड पे रहना है जो शरीर तय किया है, ज़्यादा भी खराब और कम भी खराब। हाँ तो वो क्या उसके खाने का मैकेनिज्म उसके हिसाब से बड़ा छोटा हो जाता है, वो भी है। लिखिए एक आध सेंटेंस और लिख लीजिए। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया होता है ना, इकोलाई बैक्टीरिया, देखिए पेट के अंदर पाया जाने वाला इकोलाई बैक्टीरिया विटामिन के और विटामिन B12 का सिक्रेशन करता है। जो बताया था ना, इकोलाई पाया जाता है पेट में, B12 का सिक्रेशन करता है। ई कोलाई, ई और कैपिटल ई और ऐसे कोलाई, ये वर्ड है ई कोलाई। अब सवाल पूछे कि पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? टोटल एब्जॉर्प्शन। छोटी याद नहीं दिया रहा है तब इलियम, बड़ी याद नहीं, छोटी नहीं तो बड़ी याद है। इलियम में पूर्ण अवशोषण, इलियम में अधिकांश अवशोषण पूछ दे तब सवाल लिखिए, सवाल जहाँ से बनेगा। अधिकांश अवशोषण जेजुनम,
लेकिन पूर्ण अवशोषण इलियम। इलियम, पूर्ण पाचन छोटी आंत। लेकिन उसमें भी यदि पूछ दे कि पूर्ण पाचन की प्रक्रिया मतलब केवल एक रेप्सिन वाला छोड़ दिया जाए तो लगभग पाचन पूर्ण हो जाता है जेजुनम में ही। ठीक है, वसा के इमल्सिफिकेशन लिख ही लिए हैं, बाइल का संग्रहण हो गया, पित्त की थैली हो गया, सब तो बता ही दिया। यदि पूछे कि पूर्ण पाचक रस कहाँ पाया जाता है, पैंक्रियाज। एकदम कॉमन सेंस देखिए क्या है कि इंफॉर्मेशन का यूज ही विजडम होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? ज्ञान और बुद्धिमानी में क्या फर्क है? ज्ञान का यूज करना है। ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है, यही बुद्धिमानी है। तो हम कोई भी शिक्षा, शिक्षक और शास्त्र ज्ञान दे सकता है, विजडम नहीं दे सकता। आपको अपना लगाना पड़ेगा। आप देखिए कि अग्न्याशय में हर तरह का है। हम बताए थे कि फैट के लिए भी अग्न्याशय से निकल रहा है रस, आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए भी निकल रहा है और प्रोटीन के लिए भी निकल रहा है। तो यह पूर्ण पाचक रस इसी के पास है ना। देख रहे हैं कि छोटी आंत में जब जा रहा है तो 2 हार्मोन भेज के वो यहाँ से माल मंगा रहा है, वो यहाँ से मंगा रहा है, तब यहाँ पचा रहा है। अपने पास माले नहीं है। तो पूछ देगा कि पूर्ण पाचक रस कहाँ पर रहता है, तो अग्न्याशय में। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट मतलब अग्न्याशय से काम चल जाएगा। ठीक है ना। एसिडिटी का क्या क्या कारण हो सकता है? चाय, कॉफ़ी, दारू, इरेगुलर भोजन, लंबे समय तक भूखा रहने से भी, और दर्द निवारक दवाओं के सेवन से भी एसिडिटी होता है। और हम नोट्स में लिखे हैं आखिरी वाला पॉइंट, शादी का खाना से। तो एंटासिड जो होता है लिख लीजिए, 2-3 तरह का एंटासिड होता है, MgOH2, AlOH2 और पेंटाप्राजोल। एंटासिड जो खाना को मान लीजिए खाइए लिए, अब शादी का खाना खा लिए कि चाय कॉफ़ी सब पी लिए, जूस के बाद लोग सूप पीता है, सूप के बाद लोग रस पीता है, रस के बाद फिर जूस पी लेता है, फिर कॉफ़ी, क्या बनता होगा पेट में पता नहीं चल पाता है। आपका टेस्ट एक ही होना चाहिए ना। MgOH2, AlOH3 और पेंटाप्राजोल। MgOH2 और AlOH3 और पेंटोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये बोले पेंट। तो इससे गैस ठीक होगा। यदि इससे भी ठीक नहीं हुआ तो मान के चलिए कि अल्सर हो गया है, पेट में अल्सर, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। ज़्यादा गैस वाला चीज़ खाने से भी पेट में अल्सर हो जाता है। पेप्सिन हर तरह के प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन रेनिन केवल और केवल दूध पे काम करता है। ठीक है, केवल दूध पे काम करता है। तो इसीलिए बुढ़ारी में कहते हैं कि बाबा दूध मत पीजिए, अब दही खा लीजिए डायरेक्ट। जब दूध को दही बनाने का काम ही करता है तो दूध छोड़ दीजिएगा, बाकी सब समस्या दूर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दूध पेट में जाने के बाद दही बन जाता है। रेनिन बचपन में निकलता है, धीरे धीरे यह कम हो जाता है। हो गया, इतना काफ़ी है। कुछ यदि इन्फॉर्मेशन आए तो इसमें जोड़ लीजिएगा, तो आप अपडेट रहिएगा।